नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। राष्ट्र संवाद कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर के बारे में, जो आज सऊदी अरब की 3 दिवसीय यात्रा के लिए आज रवाना होंगे। और ये यात्रा बहुत अहम मानी जा रही है क्योंकि उनकी वो पहली यात्रा है और इस यात्रा के दौरान, इन 3 दिनों के दौरान, वो सामाजिक सांस्कृतिक सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता भी करते हुए दिखेंगे। तो इस मुद्दे पर हम सीधे चलते हैं। हमारे नेशनल एडिटर हैं मयूर जानी जी। सर, क्या कुछ कहेंगे उनकी इस यात्रा के बारे में? शोभित जी, ये एस जयशंकर साहब जो हमारे विदेश प्रधान हैं, ये इसलिए आज हमने राष्ट्र संवाद में इस चीज़ को ली है क्योंकि इनकी ये जो है सबसे पहली ये प्रथम यात्रा है सऊदी अरबिया के लिए। और अब सब जानते हैं कि सऊदी अरबिया जो है वो दुनिया भर के मुसलमानों का जो सबसे बड़े प्रमुख तीर्थ स्थल है उनके लिए। वो वहाँ पे वो तीर्थ वहीं पे रहते हैं। मतलब आप मक्का मदीना की बात भी कर लीजिए, करबला की भी बात कर लीजिए, तो वो सब वहीं रहते हैं। और धार्मिक रूप से, मतलब मुस्लिम धर्म के, इस्लाम के अगर हिसाब से देखा जाए तो सबसे पवित्र जगहों का जो स्थल है वो वहीं इसी प्रदेश में, इसी देश में वो पाया जाता है। और विदेश मंत्री के तौर पर जयशंकर ने, हमने देखा है कि आज तक जब से वो बने हैं, इस पद को संभाला है, तब से वो ज़्यादातर उनका जो फोकस रहा है अब तक वो रहा है यूरोप, अमेरिका, रशिया और जापान भी इसके साथ साथ। और फिर G8 से लेकर 20 तक की जो भी सीरीज ऑफ बैठक होती है तो उनमें जो है उनकी शिरकत ज़्यादा हम देख रहे हैं। और यूक्रेन रशिया वाले मामले में भी जो है उनकी ओर से बहुत सारी ऐसी हमको चीज़ें देखने को मिली जो अब तक के इस देश के किसी भी विदेश मंत्री के तौर पर हमने इतना मुखर होते हुए किसी को बोलते हुए देखा नहीं था, जिस तरह से उन्होंने स्टैंड किया था। तो इनके खाते में अब तक की जो उनकी कार्यवाही, जो उनका जो अभी तक का कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल में उनके खाते में जो है वो बहुत सारे प्लसेस हैं। तो अब ये मुलाकात जो है इसको बहुत अलग तरीके से देखने की हमको कोशिश करनी चाहिए होगी। ये सिर्फ मुलाकात नहीं है, ये सिर्फ वो नहीं है कि अपने अब जैसे जा रहे हैं, काम है तो भाई, मतलब विदेश मंत्री का काम है ना कि दूसरे देशों के साथ रिश्ते अच्छे बना के रखे, अपने देश के फायदे के बारे में ज़्यादा सोचे, वो कैसे कर सकते हो वो काम इनका होता है। पर ये जो यात्रा है, ये यात्रा का महत्व मुझे जो लग रहा है वो ये है कि आप सबको याद होगा कि पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता थी नुपुर शर्मा जी, और उन्होंने एक बयान दे दिया था, उस पर बहुत बवाल खड़ा हो गया था और बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। और उस बयान के बाद देश में कुछ 3 या 4 जगहों पर कुछ ऐसी निर्मम घटनाएं हुई जिसमें बर्बरतापूर्ण घटनाएं हुई, और 2 धर्म विशेष जो मानने वाले समूह हैं उनके बीच की कुछ ऐसी स्थिति खड़ा करने की कोशिश कर दी गई या तो हो गई कि जिसमें टेंशन जो है, तनाव उस समय अपने चरम पर पहुंच गया था। और इस बयान को लेकर, नुपुर शर्मा के बयान को लेकर, हम सबको याद है कि जो खाड़ी देश हैं, जो सऊदी अरबिया से लेकर पूरे जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, जो सब जो है इस्लाम का पालन करते हैं, उनका राष्ट्रीय जो उनका खुद का मतलब मजहब जो है वो इस्लाम है। और उन सभी ने बहुत कड़ी निंदा की थी, बहुत टिप्पणी की थी कड़े शब्दों में, और कहा था कि ये बर्दाश्त नहीं होगा। और आप सबको ये भी याद होगा कि इस पर जो है पहली बार हमारे विदेश मंत्रालय को एक डिफेंसिव रोल में आना पड़ा था, ताकि उनकी जो भावनाएं आहत हुई थी उस भावनाओं को आगे जो है कुछ और उसमें मतलब कोई उसमें कोई और खरोंच ना पहुंचे, और हो सके उतनी जल्दी से उस मामले को ठंडा करने की और ख़त्म करने की कोशिश हमारी ओर से की गई थी। पर महत्वपूर्ण बात ये थी शोभित जी कि उसमें हम पहली बार डिफेंस में हमको खेलना पड़ा था। मतलब हम उसका कोई काउंटर कर नहीं पा रहे थे क्योंकि कर पाने की स्थिति में थे नहीं। अब इससे जो है स्वाभाविक रूप से, अब आप देखिए नरेंद्र भाई जब से प्रधानमंत्री हुए हैं, हम सबको याद है उनका गल्फ कंट्रीज के दौरे, हम सबको याद है। और वहाँ जिस तरह से उनका स्वागत किया गया था, जिस तरह से उनको सम्मानित किया गया था, वो भी हम सब देख रहे हैं। तो उनकी सबसे बड़ी एक सिद्धि या उपलब्धि ये मानी जाती थी कि हालांकि उनका चेहरा और उनका व्यक्तित्व इस तरह से पर्सोनिफाइड किया गया है कि वो कट्टर हिंदुत्व के
समर्थक है, ठीक है, वो हिंदू हृदय सम्राट है। तो एक तरह से उनकी छवि जो है वो मुसलमान विरोधी बनाने की कोशिश पिछले 20 साल से हो रही थी जी। ऐसी स्थिति में गल्फ कंट्रीज में जाना, सऊदी अरब से लेके जो इतने भी कंट्रीज में वो गए और वहाँ जाके जो है एक तरह का ऑनर, एक तरह का सम्मान प्राप्त करना, ये अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट मानी जाती थी। और उसके बाद आपको याद होगा कि वो तो मतलब वहाँ टेम्पल बनवाने तक की जो है उन्होंने सुविधा, मंदिर बनवाने की सुविधा भी जो है वहाँ पे जो है उपलब्ध करवाई और बड़ा आदर मान सम्मान और सत्कार पाया और हमारे रिश्ते गल्फ कंट्रीज से और बेहतर हुए जो पहले थे। ऐसे में ये बयान का आना और उसके बाद कड़ी टिप्पणियों का उन देशों से आना गल्फ कंट्रीज से, तो वो एक ऐसी थोड़ी हल्की सी दरार पड़ती हुई नजर आ रही थी कि जिसको लेकर ऑब्वियसली विदेश मंत्रालय को उस पर कोई एक्शन लेने की जरूरत थी। और आप देखिए जो मुद्दे हो रहे हैं, अब ये बताएं, मैं ये कहा जा रहा है कि अब देखिए ईंधन के, आप लोग कहते हैं ईंधन के दामों पर जो है, क्योंकि इनका पूरा एक पेट्रोल तो मैक्सिमम वहीं से आता है, ओपेक वाला मामला भी यहीं से है, लेकिन मुद्दा एक जो है, 4 मुद्दे हैं, उसमें से जो प्रमुख मुद्दा है वो एक मैं बताऊं आपको, एक तो राजनीति है, सुरक्षा है, ऊर्जा व्यापार है, वो तो ठीक है, निवेश, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा तो है ही है, लेकिन जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है सांस्कृतिक और सामाजिक सहयोग कैसे बढ़ाया जाए एक दूसरे के साथ। तो उसके साथ साथ रक्षा का भी एक मुद्दा है, लेकिन ये सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने पर बहुत जोर दिया जाएगा। ये बैठक जो है सह अध्यक्षता होगी, इसमें हमारी भी हम भी सह अध्यक्ष हैं और सऊदी अरब भी सह अध्यक्ष हैं, और ये प्रमुख मुद्दे रहेंगे जिस पर काम किया जाएगा। और इसके साथ साथ हमारा ये भी एक मुद्दा रहेगा, क्योंकि इस बयान के बाद देखिए गल्फ कंट्रीज में बहुत सारे इंडियंस काम करते हैं। हमने ये भी देखा था कि जब ये बयान आया नूपुर शर्मा की ओर से, और फिर जो हमारे देश में कुछ हालात ऐसे खड़े हुए और उस पर फिर बहुत तेज और तीव्र टिप्पणियां हुई, उसके बाद आपने ये भी देखा होगा कि जो भारतीय थे जो वहाँ पे अपने रोजगार के लिए, काम के लिए 20-20, 25-25, 30-30 साल से काम कर रहे थे, उनको वहाँ जो है एक भय का माहौल उनके लिए खड़ा हुआ था कि क्या वो वहाँ रह पाएंगे। और हमने बहुत सारे ऐसे किस्से देखे कि जो वहाँ से उनको अपना बना बनाया खड़ा किया हुआ काम, रोजगार, धंधा, व्यापार जो भी था, वो छोड़ के उनको वापस आना पड़ा हिंदुस्तान में, क्योंकि उनको लगा कि शायद वहाँ पे वो अब सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। तो सामाजिक और सांस्कृतिक समन्वय और उस पर सहयोग बढ़ना और कानून और रक्षा के मामले में बहुत गंभीर बातचीत होना और उस पर किसी एक मिनिमम, जिसको कहते हैं ना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन के उस पर सहमति का साधा जाना, ये बड़ा ज़रूरी है। और आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि गल्फ कंट्रीज़ में रहने वाले भारतीयों की संख्या बहुत ज़्यादा है, वो लाखों में है। तो उनकी सुरक्षा का बना रहना, और किसी भी अगर गलती से किसी भी दिन एक बार और कोई अपनी बेवकूफ़ी में या नादानी में या जानबूझकर अगर कोई गलत बयानी कर देता है, तो क्या उसकी असर वहाँ रहने वाले हिंदुस्तानियों पर होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये सब मुद्दे जो है वो बेसिकली, अब जिसका नाम तो मतलब ब्रॉडर लेवल पर दिया गया है कि सामाजिक सहयोगिता, सांस्कृतिक सहयोगिता, कानून, रक्षा और राजनीतिक मामलों पर जो है बातें होगी, पर इसके जो मुझे लगता है कि जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, जो बिंदु हैं, वो ये रहेंगे कि इस तरह का कोई रिपरकेशन या रिएक्शन वहाँ रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा को खतरे में नहीं डालना चाहिए, मतलब वो खतरे में नहीं पड़ने चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये यात्रा बड़ी महत्वपूर्ण होगी। शोभित भाई, आज से हो रही है, 12 तारीख तक चलने वाली है यात्रा, 3 दिन की रहेगी, और मुझे लगता है कि इस यात्रा का जो फल होगा, इसकी जो फलश्रुति होगी, वो वहाँ रहने वाले भारतीयों के हित में बिल्कुल अच्छी तरह से उसको जो है मेरे ख्याल से एक शेप दिया जाएगा, और साथ में जो एक उनको एक जो उनकी भावना पर थोड़ा एक घाव लगा है, उसको भी, उस पर भी मरहम ठीक से लगाया जाएगा, ताकि आने वाले दिनों में ऐसी कोई भी स्थिति खड़ी हो तो देशों के बीच के संबंध जो है वो ऐसी नादानी भरे बयानों से या ऐसी कोई घटनाओं से खराब ना हो, उसमें कोई दरार ना आए। मुझे लगता है कि ये यात्रा इसलिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आज सोचा कि इस संवाद में इस मुद्दे पर हम लोग संवाद कर लें। जी, जैसा सर आपने बताया, निश्चित तौर पर हम भी यही कहेंगे कि यात्रा बहुत ये अपने आप में खास रहेगी। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, और वो दूसरी खबर ये है, और मुद्दा भी कह सकते हैं इसको, कि लगातार कच्चे जो तेल है
वो सस्ता हो रहा है कच्चा तेल। और इसके बाद में हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं, उनका बयान आया है। उन्होंने कहा है कि कंपनियों को अभी नुकसान की भरपाई के लिए और समय चाहिए जी। और इसलिए जो है अभी पेट्रोल और गैस ईंधन से जुड़े हुए जो भी दाम है वो फिलहाल स्थिर रहेंगे, वो कम होते हुए अभी फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। क्या कहेंगे इस बारे में सर? अब देखिए, ये एक चीज जो है ना, मैं मतलब व्यक्तिगत तौर पे इससे सहमत हो नहीं पा रहा हूँ जी। अब भाई कब ये रहा कि हमने तो ऐसा इतना लंबा अरसा देखा हम सब ने जी कि ईंधन के दाम तो बहुत कम ही रहे जी और हमारे यहाँ तो वो दाम जो है वो इतने बढ़ते रहे कि मतलब उस समय तो इतनी, और कोई ये ऐसा कोई एक छोटा सा कालखंड नहीं था। ये तो एक बहुत बड़ा कालखंड रहा इस सरकार के कार्यकाल के दौरान, जहाँ पे $70 प्रति बैरल के आसपास ही दाम रहा कच्चे तेल का जी। और हमारे यहाँ जो है वो दाम बढ़ के 70 रुपए से 110 रुपए पेट्रोल टच कर गया। ये तो पिछले साल दिवाली के आसपास यूपी चुनाव के पहले ये जो है पहली बार कुछ 10 रुपये और 5 रुपये एक्साइज में उसको कम कर दिया गया। ठीक है, तो तब तक तो जब बाजार में कच्चे तेल के दाम जो थे वो बहुत कम कीमत में थे, तो हमारे यहाँ ये क्यों बढ़ रहे थे? तो तब ये कहा जा रहा था कि देश के विकास के लिए हो रहा है ये। उसमें उस पर जो सेस लगता है, जो सरचार्ज लगता है और जो एक्साइज भी बढ़ाई गई है, ये सब जो आती है तो हम उससे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, देश का निर्माण कर रहे हैं। तब ये बहाना दिया गया या ये बात कही गई और अब ये कहा जाना है कि भले ही कीमत कम हो गई पिछले हफ्ते, लेकिन अब क्योंकि कंपनियों को नुकसान हो रहा है, तो भाई कंपनियों ने तो इतना मुनाफा कमाया इस दौरान जी और लंबे अरसे तक कमाया है। मतलब कि लोगों की चीखें निकल गई भाई वो पैसा भरते भरते जी। लोगों, मतलब हमने खुद लोगों से बात की, आपने भी अपने कार्यकाल के दौरान आपने भी बहुत सारे लोगों से बात की होगी, देश की बहुत सारे माध्यमों ने इस चीज को जो अच्छी तरह से कवर किया था कि एक आम आदमी का जो यातायात उनका उन्होंने कम कर दिया। पेट्रोल और डीजल की और सीएनजी, अब देखिए सीएनजी की कीमत किस गति से बढ़ी है, जैसे लगता है कि इस गति से अगर बढ़ती रही तो सीएनजी की कीमतें भी मंगल तक पहुंच जाएंगी। ठीक है, मतलब कि पिछले साल तक आपको 49 और फिर 53 रुपए मिलता था आपका पर किलो सीएनजी, अब वो पहुंच गया 80 के आसपास, 80 या 90 के ऊपर के बीच में कहीं लटका हुआ है जी। तो ये सब चीजें जो है ये गले से नीचे नहीं उतरती है, क्योंकि अब तक आप मुनाफा ही कमा रहे हैं और अब अचानक आप कह रहे हैं कि और इनका क्या पता है, फिर वो दुनिया भर के वो आंकड़े लगा देते हैं आपके पीछे कि देखिए हमारा तो सिर्फ इतना ही बढ़ा था, आप वहाँ विदेश में तो यूरोपियन कंट्रीज में तो 40% फ्यूल प्राइस में जो है वो बढ़ोतरी हो गई। अब भाई वहाँ भी तो देखिए अब लोग सड़क पे आ गए हैं, पता है आपको, आप सब जानते हैं, हम खबर चला रहे हैं, हमने खबर चलाई भी है जी और सबने चलाई है कि यूरोपियन कंट्रीज में जिस तरह की जो फ्यूल प्राइस हाइक हुई है वहाँ उससे तौबा करके लोग वहाँ भी सड़क पे उतर रहे हैं। तो उनको, जब वो विकसित देश हैं, डेवलप्ड कंट्री हैं, उनको भी अगर ये जो चीज़ जो है वो बड़ी महंगी लग रही है, तो हमारे यहाँ तो भाई अब क्योंकि ये कारण 50 बार दिया जाता है, इसको अगर 51 बार दिया जाए तो गलत कुछ नहीं है, क्योंकि डीजल जो है उसके दाम जब भी बढ़ते हैं उसका असर पूरे देश के आम आदमी पे पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ का यातायात जो होता है, डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, वो व्हीकल डीजल पे चलता है। चाहे आप ट्रक्स पकड़ लीजिए, चाहे आप बड़ी लॉरी पकड़ लीजिए, हाईवे पे चलने वाले, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाले जितने भी वाहन हैं वो सब डीजल पे चलते हैं। आपकी ट्रेन जो है वो डीजल पे चलती है, आपकी बसेस जो है वो डीजल पे चलती है। ठीक है, तो ये सीधा असर उसके दाम पे पड़ता है। अब उस पे दाम पे जब पड़ता है तो जब वो एंड यूजर के हाथ में जो हम जैसे लोग हैं जो इसको इस्तेमाल करते हैं, वो चीज़ चाहे कोई भी चीज़ हो, उसकी असर जो है उस कीमत पे पड़ती है जिसको हम चुकाते हैं। अच्छा, उसकी एक दौर और दूसरा एक रिपल रिएक्शन है, वो भी समझने की जरूरत है। वो रिएक्शन जीएसटी वाला है। ठीक है, तो सीधा तो एक सीधी बढ़ोतरी तो होती है दाम में, लेकिन जीएसटी के जरिए भी हम जो है एक्स्ट्रा पैसा भी उस पर चुकाते हैं। तो भाई आप ये करते रहेंगे और ये, अच्छा सीएनजी को भी उन्होंने कहा कि दूसरे देशों में तो उन्होंने सऊदी अरेबिया जो इंडेक्स सीपी इंडेक्स है उसका वो दे दिया,
कल जब बात कर रहे थे कि वहाँ तो सीएनजी में अब कहें 303% वृद्धि हुई है और हमारे यहाँ सिर्फ 28% हुई है। भाई वो वहाँ लोग जो है वो अपने बाथरूम में सोने के नल डलवाते हैं जी, आप समझिए सही। बिल्कुल। वहाँ बाथटब जो है वो सोने का होता है, वहाँ अंगूठियाँ और सब जो है ये सब तो सोने का कोई पहनता नहीं, सब प्लेटिनम के पहनते हैं। वहाँ समृद्धि जो है पेट्रोल, क्योंकि वहाँ कच्चा तेल निकलता है, वहाँ समृद्धि उतनी हमारे मुकाबले उतनी ज़्यादा समृद्धि है कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है वो 300% बढ़ जाए तो। यहाँ भाई साहब 3% बढ़ जाए तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। तो आप वो सब तो चीज़ें देखिए। मतलब ये मुझे लगता है कि इस मामले में मैं इस सरकार की इतने सालों की नीति का मैं विरोधी रहा हूँ और आज मैं विरोध करता हूँ। मुझे लगता है कि ये जो है ना वो लोगों को उससे तकलीफ हो रही है। और देश निर्माण तो भाई देश निर्माण तो सालों से हो ही रहा है ना। आप कह रहे हैं कि आपने थोड़ी इसमें जो है गति ला दी, ठीक है गति ला दी, लेकिन इतने पैसे तो हमसे मत ऐठिए कि जिससे मतलब हमारा जीना जो है दुर्भर हो जाए। आप उसके बारे में सोचिए जो वो चलाता है, ऑटो चलाता है जी, ठीक है, वो ऑटो जो चलाता है वो सीएनजी पे चलाता है जी। अब पिछले साल के मुकाबले एक साल में अब जो है आप देखिए 50-55 से वो 80-90 के बीच में दाम हो गए प्रति किलो के। अच्छा उसके ऊपर होता है रेगुलेशन। आपने तो ऑटो फेयर डिसाइड किया ना, हर स्टेट में डिसाइडेड है कि भाई आप प्रति किलोमीटर या जो पहला एक लिमिट होता है उसके बाद का प्रति किलोमीटर का लिमिट होता है तो इतना ही बढ़ाएंगे आप, इतना ही आप फेयर चार्ज कर सकते हैं। अब पैसा तो उसका बढ़ गया है, फेयर वो उस तरह से ले नहीं पा रहा है। बहुत सारे स्टेट में इसको लेकर जो ऑटो वाला ने आंदोलन किए हुए, वही हालत टैक्सी वालों की है। तो आम आदमी तो ऐसे ही जीता है, रोज कमाता है, शाम को जाता है, रात का खाना और सुबह का खाना के लिए इंतजाम करता है। हमारे जैसे लोग जो मध्यम वर्गीय लोग हैं वो क्या करते हैं, उसकी एक फिक्स तनख्वाह होती है, उस तनख्वाह में हर एक चीज़ का बजट होता है कि भाई अब नौकरी पे जाना है, काम पे जाना है, हमको जो है यातायात के लिए आने जाने के लिए इतने पैसे लगेंगे। अब उसमें अगर आप 1000-1500 भी बढ़ा दो तो पैसे काटेंगे कहाँ से, किस में कटौती करेंगे, तब जाके आप इसमें जो है एडजस्ट कर पाएंगे। तो हमको लगता है कि ये जो जवाब है वो बड़ा खोखला जवाब है। और इस बात से दुनिया देश में हम इतना समझ रहे हैं कि कुछ लोग नहीं बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं, पर इस नीति से जो फ्यूल वाली जो नीति है, क्योंकि एक बार तो एक बड़े पंडित जी अर्थनीति के थे, उन्होंने कह दिया हमको, हम जब उनका इंटरव्यू कर रहे थे, बोले ये इकोनॉमी जो है ना फ्यूल बेस्ड इकोनॉमी बनती जा रही है। मैंने कहा कैसे? बोले जो उन्होंने कहा कि 3.5 या 4 लाख करोड़ की उन्होंने कहा था कि ये इन लोगों ने जो है वो एक टारगेट बनाया हुआ है कि ईंधन की खपत से 3.5 या 4, में अभी एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं, पर उससे कम तो नहीं था, मुझे याद है अभी। कहा कि इतना लाख करोड़ रुपया तो हम सिर्फ इसी से कमाएंगे। भाई इससे कमाएंगे ठीक है, पर आम आदमी का क्या होगा, मध्यम वर्ग का, गरीब लोग का क्या होगा? तो ये जवाब जो है गले के नीचे उतरता नहीं है। और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को इसके बारे में आज नहीं तो कल वो क्या करते हैं बताऊँ मैं आप जानते हैं। वो लगता है कि बहुत लोगों का पारा चढ़ा हुआ है तो फिर 5-10 रुपया कम कर दिया, फिर बढ़ाते हैं, आधा पैसा, आधा रुपया, पौना रुपया, 1 रुपया ऐसे बढ़ाते जाते हैं। वो कब उसको कवर करके आगे निकल जाता है हमारे ध्यान में रहता नहीं। तो वो जो है ना, ये नीति आपकी अपनी खुद की जनता के साथ जो है ये ठीक नहीं है, इसको कहीं रोकना चाहिए। फिलहाल ये आने वाला समय ही बताएगा कि कब तक कंपनियों का नुकसान की भरपाई हो पाती है, और फिर आम जनता को उसका भी देखिए, उस चीज का भी जो है कहीं वो पब्लिक स्टेटमेंट नहीं होता ना, पब्लिक नॉलेज में वो चीज है नहीं कि कितना नुकसान हुआ। पहले ये होता था, या अब ये हो नहीं पा रहा है, अब ये जानकारी मिल नहीं पा रही है। अब वो जो आंकड़ा देंगे हमको मान लेना है वो। अब हम चाहे कि भाई हमको एग्जैक्टली जो है आपने जो रखा है वो पब्लिक तो ये तो सब PSUs हैं, तो उनकी जानकारी जो है, उनके नफे नुकसान की जानकारी हमको मिलनी चाहिए। वो मिलने के लिए अगर आप RTI करो तो उसके 90 दिन नहीं होने चाहिए। तो अब ये हो रहा है, तो ये जो है ठीक नहीं हो रहा है। चलिए, बहुत बड़ी जानकारी दी आपने कच्चे तेल से जुड़ी हुई। और तीसरी खबर या तीसरे संवाद का रुख कर लेते हैं हम। वो खबर है रायपुर से, क्योंकि RSS प्रमुख जो है मोहन भागवत, वो अपने 3 दिवसीय यात्रा पर हैं रायपुर में, और आज वो समन्वय बैठक कर रहे हैं। और उसमें बताया जा रहा है कि करीब उनसे जो RSS से जुड़े हुए संगठन है 36, वो इसमें भाग लेंगे। और इस बैठक में JP नड्डा भी शामिल होंगे।
तो ये बड़ी जानकारी है और बड़ी खबर भी है रायपुर से। क्या कहेंगे इस बैठक के बारे में सर? देखिए, ये जैसे आपने कहा कि ये साल में एक बार होती है जी। समन्वय बैठक कहते हैं इसको। जी और जैसे आपने कहा 36 जो आनुषंगिक संस्थाएं हैं जी आरएसएस से जुड़ी हुई, सब के पदाधिकारी, जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी होते हैं, वो सब यहाँ पे आते हैं। जी और हमने कुछ दिन पहले की खबर भी चलाई थी, आप दर्शकों को भी शायद याद होगा, कि अब जो है इसको ये कहा जाता है कि अब ये भी कहा जा रहा है कि डिजिटल जो है पूरा, और जो मॉडर्नाइजेशन है पूरा चीज़ों को लेकर, तो उस पर भी जो है बड़ा फोकस किया जाने वाला है। एक ये तो मुद्दा है ही है, लेकिन जो चुनाव आ रहे हैं, जी अब ऐसे समय पर ये बैठक हो रही है। जी ये सितंबर का महीना है, जी ठीक है। अब सितंबर के महीने में आप देखिए, अब यहाँ से गुजरात का चुनाव आपके पास सिर्फ 3 महीना है, जी ठीक है। उसके बाद फिर जो 2023 है उसमें कम से कम 5 राज्यों के और चुनाव, 4 के कम से कम और चुनाव वहाँ पे होने हैं। जी मध्य प्रदेश भी है, राजस्थान भी है, छत्तीसगढ़ भी है, और हिमाचल प्रदेश भी 23 में उसका चुनाव होना है। और गुजरात का दिसंबर में हो रहा है, तो मतलब समझ लीजिए कि वही होगा, मतलब दिसंबर में साल खत्म होते होते गुजरात का चुनाव हो जाएगा, और फिर 23 के साल में ये 4 राज्यों के चुनाव, और 24 में फिर है लोकसभा इलेक्शन। जी तो ये संघ की ही कार्यप्रणाली है, और संघ ऐसे ही काम करता है। तो आज ये जो बैठक है, इस पर बहुत बड़ा चिंतन होने वाला है। और धरातल पर क्या स्थिति है, गुजरात की अगर बात कर लें, तो गुजरात में जैसे गुजरात में संघ की जितनी भी शाखाएं हैं, तो सभी शाखाओं में उनको जो है वहाँ के जो पदाधिकारी होते हैं स्थानीय स्तर पर, उनको भी जिम्मेदारी दी जाती है कि आप लोगों के बीच में जाएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, अपने अपने ब्लॉक लेवल पे, अपने अपने ग्रामीण जो इलाके हैं वहाँ पे आप जाएंगे, घूमेंगे, और स्थिति का जायजा लेंगे कि क्या लोग क्या सोच रहे हैं। क्योंकि गुजरात में तो हम जानते हैं कि 26 साल से लगातार गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है वहाँ पे। तो जब इतने साल काम करती होती है कोई सरकार, तो स्वाभाविक रूप से एंटी इनकम्बेंसी के को लेकर बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो लोगों के मन में होते हैं जी। और इसी तरह मध्य प्रदेश में भी यही है। सरकार गई सिर्फ 1 साल के लिए, फिर तो वापस आ गई। तो मध्य प्रदेश में भी अब जो है इतने समय से आप समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट 20 साल तो हो ही गए, उतने समय से वहाँ सरकार चल रही है। ठीक है, राजस्थान में आना जाना रहता है सरकार का, आती है जाती है, ये वहाँ का हाल है। और छत्तीसगढ़ में भी उनकी सरकार थी, पर फिर कांग्रेस की आ गई। हिमाचल उनका गढ़ रहा है, जैसे कांग्रेस का एक जमाना में था, फिर उसके बाद हिमाचल जो है भाजपा का भी एक तरह से गढ़ रहा है, लेकिन वहाँ भी सरकारें बदलती रहती है। तो प्रमुख जो उनका जो कंसर्न जो रहेगा वो गुजरात रहेगा, क्योंकि गुजरात बिल्कुल सर पे है चुनाव। और इस चुनाव में मेरे कुछ पदाधिकारियों से जो बात हो रही थी, क्योंकि मेरा जान पहचान बहुत सारे लोगों से है वहाँ पे, तो मैं समझने की कोशिश कर रहा था। तो उनका ये कहना था कि इस बार पिछली बार आंदोलन थे, 3 बड़े आंदोलन थे, हम जानते हैं। पाटीदार आंदोलन था, फिर ओबीसी एससी एसटी एकता आंदोलन था, फिर उन पीड़ितों के लिए जो जिग्नेश मेवाणी ने दलितों वाला आंदोलन किया, वो 3 आंदोलन थे उसमें जो सरकार के खिलाफ थे, भारतीय जनता पार्टी की। उसके बाद भी वो सरकार और वो कांग्रेस के समर्थन में थे सब, लेकिन फिर भी कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई वहाँ पे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा डेंट मारा उन्होंने और 2 फिगर में ला के रख दिया, लेकिन सरकार बना सकती थी, बना नहीं पाई। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वो बड़ी चिंता का विषय रहा उस समय, और इस बार भी है कि अब देखिए, वैसे प्रमुख तौर पर कोई बड़े आंदोलन नहीं है, लेकिन छोटे छोटे आंदोलन बहुत है। सरकारी कर्मचारियों का, जिसकी संख्या 7.5 लाख से ऊपर है गुजरात में, उन सभी की जो मांगे हैं, वो मांग काफ़ी लंबे अरसे से पेंडिंग है, उस पर अभी भी बात चल रही है, वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है। वैसे ही जो है डॉक्टर्स हैं, अध्यापक हैं, आपको मैं बताऊं कि आंगनवाड़ी महिला जो आंगनवाड़ी की महिलाएं जो बहनें काम करती हैं, उनके बहुत लंबे अरसे से पेंडिंग मुद्दे हैं, और किसानों के तो मुद्दे हैं ही हैं। तो ये बहुत बड़ा एक पुलिसकर्मी को हम भूल नहीं सकते। पुलिसकर्मी तो अभी मैं कल एक और मैसेज आया था, उस पर कभी शायद हो सकता कल बात कर ले हम लोग।
वो वहाँ बहुत बड़ा आंदोलन तूल पकड़ता जा रहा है। एक पुलिसकर्मी ने अपने परिवार के साथ आत्महत्या कर ली परसों। जी। उसके बाद और उसमें अपनी जो उसने अपना संदेश लिखा था उसमें ग्रेड पे का जिक्र है उसमें, और अधिकारी किस तरह से उनको प्रताड़ित करते हैं उसका भी जिक्र है। तो अब गुजरात पुलिसकर्मी जो है वो, जिसकी संख्या 1,06,000 से ऊपर है अभी, वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न का मुद्दा बना हुआ है सरकार के लिए, और संघ के लिए इसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। तो ये एक गुजरात प्रमुख मुद्दा रहेगा, और उसके बाद फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जो है, और हिमाचल, उस पर कैसे काम किया जाए। और ये 36 की 36 जो संस्थाएं, जो आनुषंगिक संस्थाएं हैं संघ की, उन सभी को कैसे काम पे लगाया जाए, उनके बीच का जो सामंजस्य है और जो संयोजन है, जो कम्युनिकेशन है, उसको और बेहतर कैसे बनाया जाए, ताकि चीज़ों को तत्काल प्रभाव से आप जो है उसको हैंडल कर सकते हैं। जी। मुद्दे को, मतलब जो अगर कंसर्न वाला मुद्दा है तो उस पर कोई लंबी एक चुप्पी नहीं होनी चाहिए, या बीच में कोई अंतराल नहीं होना चाहिए, उस पर उसको तुरंत एड्रेस करके उसका निकाल समाधान लाया जाए। तो ये सब चीज़ें, मुद्दे बहुत बड़े महत्वपूर्ण होंगे, और इसीलिए ये जो बैठक संघ की है ये आने वाले समय के लिए बहुत महत्व रखती है, और इस पर जो है अब हमारी नज़र रहेगी कि इसके बाद जब ख़त्म होती है उसके बाद क्या क्या चीज़ें जो है हमारे सामने बाहर निकल कर आती है। शोभित जी। जी, तो चलिए फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। हम राष्ट्र संवाद कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्र से जुड़े हुए मुद्दे जो हैं वो उठाते रहेंगे। हमारी देश और दुनिया से जुड़ी खबरों को जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.kalamkartavya.com पर जाकर आप जो है खबरों के बारे में जानकारी ले सकते हैं, खबरों को जान सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार।